नेपाल में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच विपक्षी नेपाली कांग्रेस के एक विधायक ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को जान से मारने की धमकी दी है। बागमती प्रांत के विधायक नरोत्तम वैद्य ने कैबिनेट के हालिया विस्तार और असंवैधानिक कदमों की आलोचना करते हुए ओली को जान से मारने की धमकी दी। चीन के हैकर्स ने रूसी सरकार की वेबसाइट को निशाना बनाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार गोपनीय सरकारी डेटा चोरी करने के उद्देश्य से रूसी सरकारी एजेंसियों की वेबसाइट को हैक करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग किया गया। भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को अमेरिका के टॉप जर्नलिज्म सम्मान पुलित्जर से नवाजा गया है। दरअसल मेघा ने सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मदद से चीन का कुरूप चेहरा सार्वजनिक किया। उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में उन उइगर मुसलमानों की दशा और हालात का विवरण दिया जो चीन के हिरासत केंद्रों में बंद हैं। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मैक्सिको अमेरिकी सीमा पर दीवार बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना को बाइडेन प्रशासन बड़ा झटका देने की तैयारी में है। बाइडेन प्रशासन ने जानकारी दी है कि इस परियोजना के वित्त पोषण को नुकसान होने के साथ साथ फास्ट ट्रैक स्टेटस भी खत्म कर दिया जाएगा। बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने एक प्रेस वार्ता में ढाका को सख्त चेतावनी दी है। उनके इस बयान को बांग्लादेश और अमेरिका के निकटता के रूप में देखा जा रहा है, जिसको लेकर बीजिंग ने अपनी अप्रसन्नता प्रकट की है। दरअसल बांग्लादेश की विगत विदेश नीति पर चीन की पैनी नजर है। तिब्बत की राजधानी लहासा की खूबसूरत वादियों में पोटाला पैलेस का नज़ारा दर्शनीय है। हर जगह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनके साथी नेताओं के बड़े बड़े पोस्टर यहां देखने को मिल रहे हैं। शी ने खुद को धार्मिक नेता घोषित करने की कोशिश की है। सरकार ने शनिवार को कोविन सिस्टम की हैकिंग और इससे डेटा लीक जैसे दावों को खारिज कर इसे आधारहीन करार दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन सिस्टम की कथित हैकिंग के मामले की जांच पड़ताल सूचना तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम द्वारा कराए गए जाने की बात कही। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण से 700 से ज्यादा डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। कई जगहों पर इनके साथ बदसलूकी और मारपीट की घटना भी सामने आई है, जिसको लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दुख जताया है। साथ ही महामारी में फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक केंद्रीय सुरक्षा कानून लाने की मांग भी की है। उत्तर भारत के लोगों को जल्दी ही भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। 14 से 15 जून तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में मानसून पहुंच जाएगा। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने बताया कि मानसून आज बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के शेष हिस्सों में आगे बढ़ चुका है। कल ये यूपी और एमपी को कवर करेगा। केंद्र सरकार अगले 3 दिनों में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 लाख से अधिक की वैक्सीन की खुराक उपलब्ध कराएगी। शनिवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी सूचना जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज पाइपलाइन में है और अगले 3 दिनों के भीतर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को ये मिल जाएगी। कोरोना के इलाज में इस्तेमाल के लिए भारत में जल्दी ही एक और दवा का ट्रायल शुरू किया जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद कोरोना मरीजों के इलाज के लिए दवा कोल्चिसिन की सुरक्षा और प्रभावकारिता का आकलन करने के लिए क्लिनिकल परीक्षण करेगा। देशभर में कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर अभी खत्म नहीं हुई है और शायद यही कारण है कि डॉक्टर हर दिन कोविड संक्रमित मरीजों की जान बचाते हुए अपनी भी जान गंवा रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर में अब तक 719 डॉक्टर अपनी जान गंवा चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार इसमें से सबसे ज़्यादा बिहार में 111 डॉक्टरों की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों ने शनिवार को पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को निशाना बनाया। सोपोर में आतंकियों ने टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं। इस हमले में 2 पुलिसकर्मी शहीद हो गए हैं और 2 नागरिकों की भी जान गई है। इलाके की घेराबंदी करके अब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कश्मीर आईजी विजय कुमार ने बताया कि हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों का हाथ है।
कोरोना की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का ऐलान किया है। इस योजना के तहत अनाथ हो चुके बच्चों को 18 साल तक हर महीने आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही 18 साल की उम्र पूरी होने पर ऐसे बच्चों को एक मुश्त 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। राजस्थान सरकार के जलदाय और ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला के कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़े बयान पर विवाद शुरू हो गया है। कल्ला ने जिस अंदाज में बुजुर्गों को पहले टीका लगाने पर टिप्पणी की, उस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई है। कल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार की टीकाकरण की नीति गलत है। टीका सबसे पहले बच्चों की जगह बूढ़ों को लगाया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है। सचिन पायलट समर्थक विधायक हेमाराम चौधरी के इस्तीफे पर फैसला अभी नहीं होगा। ये मामला अब लंबा खिंचना तय माना जा रहा है। हेमाराम चौधरी 2 दिन से जयपुर में हैं, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने अभी लॉकडाउन नहीं हटने का हवाला देकर उनसे मिलने और इस्तीफे पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। नेता जीतनराम मांझी और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप की मुलाकात के बाद बिहार में सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। इस मुलाकात के सियासी मायने क्या है, इसको लेकर हर दिन नए नए दावे सामने आ रहे हैं। विपक्ष इसे एनडीए में टूट बता रही है, तो भाजपा की तरफ से संजय जायसवाल ने इस मुलाकात को एनडीए में तेज प्रताप की एंट्री की कोशिश बताया। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने शुरू हो चुके हैं। किसान आंदोलन के मुद्दे पर बीजेपी से अलग हुए शिरोमणि अकाली दल ने 25 साल बाद एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी के साथ आने का ऐलान कर दिया है। साथ ही सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय कर लिया जाएगा। पंजाब में शियद और बसपा की गठजोड़ के बाद दोआबा क्षेत्र की राजनीति में सबसे ज्यादा असर पड़ा है। बसपा का सबसे बड़ा आधार इसी क्षेत्र में है और इसका सबसे बड़ा जिला जालंधर है। शनिवार को शियद व बसपा की गठजोड़ से बसपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। ज्यादा खुशी इस बात की है कि जालंधर में बसपा के खाते में नॉर्थ वेस्ट व करतारपुर की सीट आई है। सरकार ने शनिवार को कोविड से जुड़े कई उत्पादों पर जीएसटी दरों को अब घटा दिया। 44वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह फैसला लिया गया। इन फैसलों से कोविड से प्रभावित होने वाले मरीजों को कुछ राहत जरूर मिलेगी। हालांकि कोविड वैक्सीन पर जीएसटी दर में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस पर पहले की तरह ही 5% जीएसटी लगता रहेगा। भारत और चीन के तनाव के बीच पाकिस्तान और चीन के लड़ाकू विमान साझा युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ये भारत के लिए खतरे की घंटी है। इस इलाके में चीन और पाकिस्तान सेना की सक्रियता को देखते हुए भारतीय सेना चौकन्ना हो गई। भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान 24 घंटे सीमा की निगरानी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोविड की स्थिति बेहतर हो गई है, ये कहना है प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शनिवार को 377 केस आए हैं। अब प्रदेश में सिर्फ 4000 एक्टिव केस बचे हैं। हालांकि मंत्री ने यह भी कहा कि संक्रमण कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। लोगों को अभी भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की जरूरत है। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद सियासी घमासान इस पर शुरू हो चुका है। पूर्व प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह के धारा 370 वाले बयान पर कहा कि किसी मां ने दूध नहीं पिलाया कि धारा 370 को लगा सके। कश्मीर से 370 हट गई। ग्वालियर में बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने आशा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सांसद को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस दौरान सांसद ने उनकी बातें भी सुनी, स्वास्थ्य मंत्री से जिसको लेकर चर्चा भी की है और समस्या का निवारण करने का आश्वासन भी दिया है। बीजेपी में मेल मुलाकातों का दौर जारी है। बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने शनिवार को पहले आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे से मुलाकात की और फिर विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से उनके आवास पर भी मिले। बीजेपी अध्यक्ष ने विधानसभा स्पीकर के सरकारी निवास में पौधे भी लगाए। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच में बंद कमरे में एक लंबी चर्चा भी चली। ग्वालियर में राज्यसभा सांसद ज्योतिराज सिंधिया का कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने विरोध किया। एनएसयूआई के राष्ट्रीय संयोजक सचिन द्विवेदी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ज्योतिराज सिंधिया को बेशर्मी का एक ज्ञापन भी दिया।
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने बयान की वजह से एक बार फिर से चर्चा में आ गए। दरअसल क्लब हाउस चैट का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले पर बोल रहे हैं। राज्यसभा सांसद ऋतुराज सिंधिया ने भिंड जिला अस्पताल को एम्बुलेंस की सौगात दी। सिंधिया की तरफ से यह एम्बुलेंस माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन के तहत दी गई। दरअसल भिंड दौरे के दौरान सिंधिया ने माधवराव सिंधिया स्वास्थ्य सेवा मिशन वैक्सीनेशन सेंटर का भी निरीक्षण किया। गुना में हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। कर्मचारी अपनी 8 सूत्रीय लंबित मांगों को लेकर 10 जून से काली पट्टी बांधकर काम कर रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने से पहले 1 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा मंत्री को अपनी 8 मांगों को लेकर आवेदन दिया। मुरैना में पुलिस ने गुड्डा गैंग के इनामी डकैत बालिस्तर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। 20,000 का इनामी डकैत गुर्जर बीती रात चक पहाड़ी गांव में पहुंचा था। इसी दौरान बारमोन पुलिस ने गांव में घेराबंदी करके इस डकैत को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से हथियार भी बरामद किए। मंडा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रव्यापी सांकेतिक धरना प्रदर्शन हुआ। इसमें डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और डीजल पेट्रोल के दाम घटाने की मांग की। हटा के कुआखेड़ा में किसान का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। परिजनों का यह आरोप है कि किसान की हत्या की गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जांच शुरू कर दी। नागदा में वैक्सीन को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा ग्रामीण अंचल के लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, जिससे लोग बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन करवाएं। पर बावजूद इसके लोग वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों के अंदर वैक्सीन को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां हैं। इसकी वजह से लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं और स्वास्थ्यकर्मी भी इसको लेकर काफी परेशान हैं। पाडूना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चाकू से युवक की हत्या करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस सहित धारदार चाकू भी बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि चारों आरोपी इटारसी के रहने वाले हैं। युवक से रंजिश के चलते इन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। शहडोल के छतवा गांव के जंगल में युवक पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान से सटे कई गांवों के लोगों को शेर, भालू और कई तरह के जंगली जानवरों का डर सताता है। कई बार लोग इन जंगली जानवरों की चपेट में आकर घायल भी हो चुके हैं। देश में बढ़ते डीजल पेट्रोल की कीमतों को लेकर चंदेरी में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। बढ़े हुए तेल के दाम कम करने की इन सभी ने मांग की। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लखनऊ के हसीनाबाद के रहने वाले नागेश्वर पवार और उनके बेटे की सड़क दुर्घटना में मौके पर ही मौत हो गई। युवक अपने ससुराल जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार डंपर ने उसे टक्कर मार दी। इसके चलते घटनास्थल पर ही दोनों की मृत्यु हो गई। कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं और इसी को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने लॉकडाउन में अधिक आंशिक छूट दे दी है। अब सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक बाजार खुल पाएंगे। वहीं रात में नाइट कर्फ्यू पहले की तरह ही लागू रहेगा और शादी समारोह में भी 50 लोगों के ही सम्मिलित होने की अनुमति रहेगी। रायगढ़ में कर्नाटका बैंक मैनेजर द्वारा मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके लिए बैंक मैनेजर अभिनव सारस्तव ने कमिश्नर आशुतोष पांडे से अनुमति मांगी है, जिस पर कमिश्नर ने परमिशन दे दी है। अब बैंक मैनेजर द्वारा कयाघाट मुक्तिधाम का पौधारोपण सहित अनेकों काम करवाए जाएंगे।
राजपुर के क्षेत्र के ग्राम बरियो में पदस्थ पटवारी अमित गुप्ता रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एसीबी की टीम ने ढाबे से रिश्वत लेते हुए पटवारी को गिरफ्तार किया है। पटवारी ने जमीन के सीमांकन के लिए 40,000 की रिश्वत मांगी थी किसान से। इसे लेते हुए वो रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रदेश में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। बिलासपुर में एक दिन में करीब 1 घंटे तक हुई बारिश से शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। साथ ही शहर के नाले नालिये भी चौक हो गए। आपको बता दें कि नगर निगम ने बरसात का पानी सड़कों पर ना भरे, इसके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए थे, पर इसके बावजूद हालात पहले की तरह ही दिखाई दिए। बिलासपुर में बिनौरी के पास सड़क किनारे खड़े रेत से भरे ट्रक में पीछे से आ रहे एक ट्रेलर ने टक्कर मारी, जिसमें ट्रक के पर खच्चे उड़ गए। गनीमत यह रही कि हादसे में दोनों ही ट्रकों के ड्राइवर और कंडक्टर सुरक्षित बचकर निकल गए। जगदलपुर की कोतवाली थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने जबरन महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और छत से कूदकर भाग निकला। इसे बाद में अब पकड़ लिया गया। कबीरधाम के पंडरिया थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि कुछ दिनों पहले परिजनों ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। छानबीन की गई तो पता चला कि लखनऊ का एक आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया है। इसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। कबीरधाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 75 मोबाइल जब्त किए गए हैं, जिनकी कीमत 8 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। वहीं खरोरा थाना पुलिस को भी बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 200 देशी शराब के क्वार्टर भी जब्त किए हैं, जिनकी बाजारू कीमत 40,000 के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश जल निगम नियुक्ति धांधली मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा सांसद आजम खान की अग्रिम जमानत याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने खारिज कर दिया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष संदीप ठाकुर ने सत्ता के रसूख का इस्तेमाल कर अपनी हिस्ट्री शीट ही खत्म करवा ली। मामले का खुलासा होने के बाद अफसर हरकत में आए। अब अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इस पर संज्ञान लेते हुए कानपुर पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को जांच के आदेश दिए हैं। सोनू सूद का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक इमरजेंसी फंड रखा जाना चाहिए, जो आपात स्थिति में मेडिकल के साथ साथ ऐसे वर्कर्स के काम भी आए जो समय से पहले अचानक रिटायर हो रहे हैं। सोनू ने एक बातचीत में कहा कि जाहिर तौर पर हर जिंदगी मायने रखती है, अगर उनके वश में होता तो वो भी एक भी जान नहीं जाने देते। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली इस साल की शुरुआत में बेटी के पेरेंट्स बन चुके हैं, जिसका नाम विरिशुका रखा गया है। विरिशुका ने मां दुर्गा के नाम पर वामिका रखा गया था। इनकी बेटी के जन्म के बाद से ही हर कोई उसकी पहली झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। हालांकि कपल ने आज तक वामिका के फेस की फोटो शेयर नहीं की।